Pranjalarts is a company which was founded in 2006. Since then, it had held 3 art camps in 3 consecutive years. Where artists across the India came together and talked about their interests. More than a decade later, Pranjalarts is here with the video series taking you behind the scenes of the artist's journey in the Indian art world. Today, we have a very senior artist who's exhibited across the India, S.K. Sahani sir, in conversation with Pranjala Singh, who now runs Pranjalarts. Over to you, ma'am. Thank you so much for joining us, sir, today. We are so glad to have you in this talk series. It's always lovely to know about the artists and their journeys and how they started, where they started. So let's go back to your origins and just so that people get an idea of the beginning. What inspired you to get into art, and how long has it been that you've been painting? Can I speak in Hindi? Yes, sir. Yes, sir. No worries. एक्चुअल में आपने जो क्वेश्चन पूछा है, बहुत शुरू की बात बताना उतना आसान नहीं है, पर ये तो पक्का है कि मैं बहुत पहले से ही, बचपन से ही मेरा आर्ट में इंटरेस्ट था। और स्पेशली ये इंटरेस्ट शुरू हुआ जब मैं 8वीं में पढ़ता था। तो एक हमारे ड्राइंग टीचर थे, वो कुछ पेंटिंग वेंटिंग करके लाते थे क्लास में, अपनी पेंटिंग करके लाते थे, वो हमें दिखाते थे जब वो हमारी आर्ट की क्लास लेते थे। तो उनको पेंटिंग देखने से थोड़ा लगता था कि हम भी कुछ पेंटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जो है, लगभग जब मैं 8वीं में पढ़ता था, वो भी कपूरथला की बात है, तो मैंने आर्ट करना थोड़ा थोड़ा शुरू किया। उसके बाद मैं काफ़ी अरसे तक कुछ ना कुछ करता रहा। फिर हम पटियाला पहुंच गए। पटियाला में जहाँ हम रहते थे, वो हमारे घर के सामने एक साइन बोर्ड पेंटर था, वो भी थोड़ा पेंटिंग करता था, अपनी दुकान के अंदर पेंटिंग वेंटिंग लगाए रखता था। तो उसने बेसिक बहुत कुछ बताया कि ऑयल पेंटिंग कैसे करते हैं, पेंट कैसे मिक्स करते हैं, साइन बोर्ड कैसे बनता है। एक्चुअल में उसका एक हाथ जो था ना, वो थोड़ा हैंडीकैप था, पेंटर जो था। तो उसको एक आदमी की जरूरत पड़ती थी, वो लाइनें लगाने के लिए ना धागा खींच के, एक्चुअल क्या करते हैं कि धागे के ऊपर वो लगा लेते हैं, कोई ना कोई पाउडर लगा लेते हैं, चौक लगा लेते हैं या कुछ। तो उसके ऊपर रख के धागे को, फिर धागे को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, तब धागा जाके टक से जब बोर्ड पे लगता है तो लाइन आ जाती है। वो लाइन जो है ना फिर मिट सकती है। तो लाइनें लगवाने के लिए वो अक्सर मुझे बुलाता था, और उस वजह से वो फिर उसके पास बैठे रहते थे। तो वो काफ़ी कुछ उससे बात समझ में आने लगी कि आर्ट कैसे है, इस तरीके से। और फिर करते करते बाद में जब मैंने सर, तो इसी के रिलेशन में मेरे पास एक क्वेश्चन है। तो जो आपका जो आर्ट शो था लाइंस ऑफ विजन, वो उससे इंस्पायर्ड था क्या? जो आपका फर्स्ट में जो आर्ट शो था, एग्जीबिशन? लाइन वर्क का जो इंस्पिरेशन है वो तो बहुत बाद में शुरू किया। उसके बाद तो क्या हुआ कि मैं पटियाला में पहले मैंने इंटर साइंस किया। इंटर साइंस के बाद फिर मैंने पटियाला में एक IIT थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने ड्राफ्ट्समैन सिविल किया। तो वो भी मैंने इसलिए किया कि मैंने कहा कि लाइंस जो है, लाइन से मेरा संबंध होना चाहिए, आर्ट के साथ संबंध है। लाइन का मतलब आर्ट के साथ संबंध है। अच्छा। क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं आर्ट की लाइन में जाऊं, वो चाहते थे कि कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करूं जिससे कि जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। और ड्राफ्ट्समैन सिविल का कोर्स करने के बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ। मैंने सोचा कि अगर मैं दिल्ली में जॉब करूं या बॉम्बे में जॉब करूं, एक ही बात है। तो मैं बॉम्बे चला गया JJ स्कूल ऑफ आर्ट में। और JJ स्कूल ऑफ आर्ट में जैसे सब लोगों ने पेंटिंग करते हैं, वैसे पेंटिंग करने का
सीखा। वहाँ ऑयल पेंटिंग का काफ़ी और रियलिज्म के ऊपर काफ़ी जोर था, वो काफ़ी सीखने का मौका मिला और बच्चों के साथ रहने का, देखने का। और हॉस्टल में रहते थे, वहाँ पर आर्किटेक्चर स्टूडेंट भी थे, उनके काम देखने का मौका मिला। तो इस तरीके से उसके बाद फिर मैं जब अभी बॉम्बे में ही था, तो मेरा सिलेक्शन जो है, यहाँ बाल भवन है दिल्ली के अंदर, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया एज एन आर्टिस्ट। तो मैंने दिल्ली में आके बाल भवन ज्वाइन किया। मैंने बाल भवन में 10 साल तक काम किया। बाल भवन जो था वो, वहाँ पर हम लोग एक म्यूजियम बनाना चाह रहे थे, जो प्लान था उस समय, बच्चों का म्यूजियम। तो बच्चों के म्यूजियम के लिए आइडिया ये था कि आप कोई भी एक एग्जीबिशन तैयार करें, एजुकेशनल एग्जीबिशन। उसके लिए जितना भी विजुअल एड्स होते थे, वो मेरा डिपार्टमेंट मेरे अंडर में था, मुझे करना होता था। उसमें पेंटिंग बनाना है या कोई अलग तरह से चीज़ें दिखाना है, स्कल्पचर्स है, ये सब हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स बनाते थे डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे हमने नर्वस सिस्टम पे एग्जीबिशन किया, डाइजेस्टिव सिस्टम पे एग्जीबिशन किया, आवर नेबर्स पे एग्जीबिशन किया। तो ये सब कर रहे थे वहाँ पर। तो उसके बाद में मुझे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एज ए ये बाल भवन में दे हैड हायर्ड यू, उन्होंने आपको? नो, इट वाज ए रेगुलर परमानेंट जॉब। अच्छा, ओके, It वाह। was a permanent job. I was appointed as a artist. Then I promoted as a senior artist there, ओके, and I worked there for 10 years. And then I got a chance to come to National Gallery of Modern Art. ओके, I was asked to join National Gallery of Modern Art by the director. They invited me, ओके, and I joined there as a deputy keeper, education. So उस समय एजुकेशनल प्रोग्राम्स रन करने के लिए आई वाज द वन हु स्टार्टेड दैट होल प्रोजेक्ट। क्योंकि मुझे बाल भवन का एक्सपीरियंस था, बच्चों के साथ एक्सपीरियंस था, तो मुझे वो काम करने में बहुत मज़ा आया। मैंने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में लगभग 5 साल तक एजुकेशनल डिपार्टमेंट में काम किया, जहाँ बच्चों के लिए हर रोज़ बच्चे आते थे, उनको गैलरी दिखाना, उनको गैलरीज के बारे में बताना, आर्टिस्ट के बारे में बताना। फिर उनके अलग अलग हम स्लाइड शो रखे रहते थे और उनको फिल्म, बच्चों की कुछ फिल्म दिखाते थे। ये सारा मटेरियल इकट्ठा किया था और उसको हम हर डेली जो था स्कूल आते थे, उनको ये प्रोग्राम हम रन करते थे। और बीच में समर वेकेशन में हम लोग उन बच्चों के सेमिनार करते थे आर्ट एजुकेशन के ऊपर। तो इस तरीके से काफ़ी दिन तक उस डिपार्टमेंट में काम किया। फिर उसके बाद मुझे आर्ट कलेक्शन जो था नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का, वो मेरे को देखने के लिए मुझे उस सेक्शन में ट्रांसफ़र किया गया। तो मैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की आर्ट कलेक्शन को तकरीबन 20 साल तक देखा। तो उसमें पेंटिंग एक्वायर करते थे हम लोग, उसका सारा रख रखाव करना, पेंटिंग के बारे में सब एक्सेप्शनिंग करना, उनका डिस्प्ले करवाना, ये सारा पेंटिंग की मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, ये सारा काम जो था ये मैं देखता था। सर धीरे धीरे आप मतलब एज एन आर्टिस्ट से आपने स्टार्ट किया था Yes. से, और फिर बाल भवन में भी आपने एज एन आर्टिस्ट विजुअल एड प्रोवाइड कर रहे थे और धीरे धीरे मैनेजरियल साइड पे आप इन्वॉल्व होते गए। इस तरीके से थोड़ा चेंज होता रहा, पर पेंटिंग के साथ संबंध बना रहा। जब नेशनल गैलरी में भी बहुत सारे पेंटिंग आते थे, आर्टिस्ट आते थे, तो उनसे बात करने का मौका मिलता था। और फिर जब छुट्टी वाले दिन या ऑफिस आवर के बाद घर में आ जाते थे, तब भी मैं पेंटिंग ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा करता रहता था, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना। ये सब करते हुए ऐसा हुआ कि एक दिन मैं अपने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के टेबल पे बैठा हुआ था, तो मुझे ध्यान में आया कि क्या लाइनों के साथ मैं ऐसा कुछ करूं जिससे लाइट एंड शेड क्रिएट हो सकता है। क्या लाइनें, केवल लाइनों के द्वारा हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक स्केच सा बनाया, तो मैंने घर में आके उसको फिर बड़ा किया, तो देखा कि जो मैं सोच रहा हूँ कि केवल लाइंस के द्वारा हम डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं, हम डिफरेंट एस्पेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि लाइन जो है वो
अपने आप बोलती नहीं है, उसका अपना स्ट्रेट लाइन का कोई कहीं रखी हुई जो है उसका कोई महत्व नहीं है। पर वो लाइन जो है, सिंगल लाइन जो है दूसरी लाइन को सब जब मिलती है या उसको प्लेस करते हैं तो उससे उसका मतलब जो है बदलता चला जाता है। तो इस संदर्भ में मैंने फिर लाइनों के साथ अलग अलग तरह के पैटर्न क्रिएट करना, अलग अलग तरह से फॉर्म क्रिएट करना, ये मैंने सोचा और शुरू किया। ये अपने आप में एक अलग से पद्धति थी जो अभी किसी ने अपनाई नहीं थी, कोई किसी ने, और ना मुझे पता था कि इसका क्या मुझे करना है। ये बिल्कुल एक अनसीन पाथ था जिसके ऊपर मैं चल पड़ा था। ये अनसीन बात, मतलब अभी इस टाइम कौन से साल की हम बात कर रहे हैं? कब था ये जब? ये लगभग हम बात कर रहे हैं 62 में। तो मैं बॉम्बे से आया था जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से। उसके बाद 10 साल तक मैंने बालभवन में काम किया, तो 72 तक वहाँ था। और ये होगी कोई 75 के लगभग की बात होगी जब मुझे ये ध्यान आया कि मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ। और सर, अनसर्टेनिटी को लेके अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, तो बेसिकली जब आप जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे थे आर्ट, तो क्या तब, और वो भी इतना अर्ली में, लाइक इतने टाइम पहले, उस टाइम आपको कैसा, लाइक आपको पता था कि एज एन आर्टिस्ट एम्प्लॉयबिलिटी है, आपके लिए आगे जाके जॉब्स मिलेगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी, जैसे अभी भी लगता है, बहुत प्रेशर होता है हमेशा फैमिली का कि इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट है, कॉमर्स। वो बहुत पहले डिसाइड कर, जॉब की तो कुछ पता नहीं था तब कि जब ज्वाइन किया। वो भी ऐसा हुआ कि ये मुझे पता था कि मेरे पास ड्राफ्ट्समैन सिविल का कोर्स किया है, तो मुझे कहीं ना कहीं बॉम्बे में जॉब एज ए ड्राफ्ट्समैन मिल जाएगी। तो अच्छा। एक आप मेरे हाथ में ये था, इसी बेसिस पे मैं अपने पटियाला से सीधा बॉम्बे चला गया और एडमिशन वगैरह कुछ नहीं लिया था तब तक, जाके सब अरेंज किया खुद ही अपने आप ही। पर ये कॉन्फिडेंस था कि जॉब थोड़ा कुछ हो जाएगा। बल्कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी, मैंने फादर को लिखा ट्रेन में से कि मैं अपने अकॉर्ड में बॉम्बे जा रहा हूँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो सपोर्ट भी मैं खुद ही कर लूंगा, पर मुझे जेजे में जाना जरूर है। उसके बाद उसमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ये कभी नहीं सोचा था, और आज भी नहीं सोचता हूँ। आज भी बहुत पेंटिंग बनाई, पर ये पेंटिंग बिकेगी नहीं बिकेगी ये नहीं सोचता, क्योंकि हमेशा से पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि पेंटिंग बेच के उसके ऊपर अपना को आगे बढ़ाने बहुत मुश्किल काम है। पेंटिंग सेल करके और उस तरीके से एज ए एस्टेब्लिश करना इज नॉट ए वेरी इजी जॉब स्टिल इन इंडिया। और उस स्टेज में भी ऐसा ही था। तो इसलिए जॉब का, जैसे बालभवन में जॉब था तो घर में काम करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे ही नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जॉब किया, और जॉब के दौरान मैं हमेशा यही सोचा कि एक टाइम आएगा जब मैं पूरा मुझे टाइम मिलेगा और मैं काम कर सकूंगा। इसलिए रिटायरमेंट के बाद मैंने कहीं और कोई जॉब नहीं दिया, ना कहीं कमर्शियली या कहीं भी अपने आप को एंगेज किया, केवल अपने काम को कंसंट्रेट किया। और उसमें इस बीच में लगभग 20 साल हो गए हैं रिटायर हुए भी, मैंने काफ़ी काम किया है और उस नाते से काफ़ी जगह एग्जीबिशन किए हैं, कुछ काम बिके भी हैं, कहीं अच्छी जगह भी गए हैं। और अभी 2 साल पहले मैंने अपना एक शो डैलास में, जो न्यूयॉर्क के पास ही है, न्यूयॉर्क में तो नहीं, डैलास टेक्सास में है, वहाँ पर मेरा शो, एक म्यूजियम है वहाँ पर, म्यूजियम ऑफ ज्योमेट्रिक एंड मेडी आर्ट, उन्होंने स्पॉन्सर किया था, दे कॉल्ड मी एंड मैंने वहाँ जाके शो किया। और वहाँ से उन्होंने मेरी 1-2 पेंटिंग खरीदी, एक मैंने उनको गिफ्ट दे दी। तो इस तरीके से मेरे काम वहाँ लगे हुए हैं। तो तो आप हमेशा से एक रिस्क टेकर रहे हैं कि लाइक बिना सोचे समझे आपने बस काम किया है, काम पे फोकस रखा है, फल का ना सोच के। नहीं, वो नहीं है, फल का तो कोई कभी भी ध्यान में नहीं आया कि इसका कुछ होना है या नहीं होना है। अभी भी बहुत सारा काम करके रखा हुआ है, और बच्चे मेरे दोनों बाहर चले गए हैं, अमेरिका में हैं, और मेरी वाइफ जो है वो भी अपने बेटे के साथ रह रही है।
बोस्टन में। ओके। तो मैं पिछले काफ़ी सालों से अकेला इसीलिए रह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ काफ़ी टाइम है काम करने के लिए, और मैं अपने आप को पूरी तरह पेंटिंग के अंदर इन्वॉल्व रखता हूँ और बहुत पेंटिंग किया। और फिर अभी पिछली बार मेरी वाइफ आई थी, वो कहती ये कमरा भी आपने पेंटिंग से भर दिया, मैं रहूंगी कहाँ। मैं कहा भाई आप जैसा भी है पेंटिंग तो करनी है, हाँ। अब जैसा भी रहना होगा नहीं रहना होगा तो वो तो बात दूसरी है। तो ओ माय। काफी काम किया है और हाँ। उस नाते से अच्छा भी लगा है। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। जब आई फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट व्हाट आई हैव बीन डूइंग। अभी और एक डिफरेंट डायरेक्शन जो मैंने लगभग 1977 में चुनी थी, उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू किया है और उसी के अंदर वेरियस जो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वेरियस तरह के कामों में, वो तलाश करता रहता हूँ। हमेशा ये होता है कि एक काम शुरू किया है तो ये काम मेरा सब कामों से अलग होना चाहिए, हम्म, इसमें पिछले किसी काम की कोई झलक नहीं होनी चाहिए। और तो साथ में ये भी हमेशा सोचा है कि मेरा काम अलग होना चाहिए। दूसरा, ये काम का कोई रिफ्लेक्शन किसी रियलिज्म के साथ नहीं जाना चाहिए। हाँ। इसके अंदर कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो जिसको हम नाम दे सकते हैं वो इसमें रिप्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। इस हम्म। तरह से एक अलग से डायरेक्शन जो थोड़ा अनयूजुअल है वो Abstract। करने की मेरा प्रयत्न रहा है और अब भी वही वैसे ही कर रहा हूँ। तो मतलब आप कॉन्शियसली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे फोकस करके ही जाते हैं, मतलब हाँ, फिगरेट लाइन। फिगरेटिव नहीं। बिल्कुल। फिगरेटिव अब बहुत सालों से कभी किया भी नहीं है और ना रफ स्केच भी करता हूँ तो रफ का में भी मेरा मेन वही रहता है। कभी ज्यादा तो मैं रफ स्केचेस बनाता हूँ नहीं, जब पेंटिंग बनाता हूँ तो उसके लिए कोई भी रफ स्केच को फॉलो करने का चक्कर नहीं होता। अच्छा। डायरेक्टली कैनवस के ऊपर लाइन स्टार्ट कर दिया या कैसे भी शुरू कर दिया, कलर करना है तो कलर कर दिया और उसके डायरेक्टली करता हूँ। कभी उसका कोई की स्केच बना के या कंप्यूटर पे स्केच बना के उसको फॉलो करने का मेरा कोई प्रयास नहीं रहता है। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी रॉ आल्सो, क्योंकि वो भी एक बहुत, मतलब आप अगर डायरेक्ट पेंट से कर रहे हैं कैनवस पे, आपको भी लगता होगा कि मतलब शुरू शुरू में तो एटलीस्ट कि सही होएगा कि नहीं आगे। हाँ, नहीं होगा। वो सारी समस्याएं रहती हैं। सारी समस्याएं जब आप कैनवस के ऊपर शुरू करते हैं हाँ। तो हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि ये आप किस डायरेक्शन में बढ़ेगा काम, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा या इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, या इसके अंदर और क्या क्या पॉसिबिलिटीज अभी और ऐड की जा सकती हैं। क्या या करते हैं ये, मतलब करने से पहले कोई भी पेंटिंग के, अच्छा इसको मैं ना ये दो कलर्स यूज करूंगा और ऐसे आगे जाऊंगा ऐसे नहीं, ऐसा कोई ज्यादा कभी नहीं होता, पर कभी कभी मन के अंदर होता है कि ये कलर लगाना है तो वो थोड़ा कोशिश। अब जब से कलर शुरू किया, जब ब्लैक एंड व्हाइट करता था तब तो ये भी नहीं होता था। पहले तो बहुत काम ब्लैक एंड व्हाइट में किया, तब तो कोई ये प्रॉब्लम भी नहीं थी कलर के लिए। फिर बीच बीच में उन ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कलर इंट्रोड्यूस किया। कलर्स में भी ये देखा कि कलर हैज टू बी सबड्यू, विच शुड not dominate, we should subordinate the lines, they should not become a prominent feature in themselves। तो उसको लेके काफी काम किया। अब धीरे धीरे कलर जो है मेरी पेंटिंग के अंदर थोड़ा इम्पोर्टेंस हो रहा है, इसलिए उसकी अपनी थोड़ी समस्याएं हैं कि कौन सा कलर लगाना है। पर मैं पहले जैसे लोग कलर स्केच बना लेते हैं ऐसे वो अभी भी नहीं करता हूँ। कलर एक लगा लिया, उसके बाद सोचा अब कौन सा लगाना है, कुछ फिर तीसरा जो लगाना है या नहीं लगाना है, इस तरीके से करता रहता हूँ। वेरी नाइस। और अब जैसे लाइक अगर हम वापस 1975 पे जाए, अब जब पूरे मैनेजमेंट साइड में चले गए थे नेशनल गैलरी के, उसके बाद आपने पेंटिंग पे स्विच फिर रिटायर होके किया? उस टाइम सून रिटायर हो रहे थे कि जॉब के साथ साथ भी आप पेंटिंग करते थे? जे कंटिन्यूसली जब बालवन में भी था तब भी पेंटिंग करता था और जब मैं नेशनल गैलरी में था तब भी रेगुलर पेंटिंग करता रहा। उसमें तब भी, तब जब शुरू किया तो तब तो छोटे छोटे स्केचेस करते थे, मुझे छोटा पेपर पे ही ड्राइंग करते थे जो भी अपनी लाइंस का करना है। तो लाइन उनको छोटा काम का टाइम भी कम लेता था और उसको फ्रेम व्रेम करके
रेगुलरली एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते रहे, कभी इस एग्जीबिशन में कभी इस एग्जीबिशन में, जैसे ही ऑफिस से टाइम मिला या कोई छुट्टी आ गई या कुछ हो गया तो काम कर लेते थे। तो पर उतना रेगुलरली काम नहीं हो पाता था, पर हाँ, काम कंटिन्यूसली करता था और 3-4 एग्जीबिशन में पिछले कई सालों तक रेगुलर पार्टिसिपेट किया है। एक तो नेशनल एग्जीबिशन है, उसमें तो मेरे ख्याल में मैंने 10-12 बार पार्टिसिपेट किया है और मेरा पेंटिंग कोई 10 बार लगा भी है उसमें। एवरी पिछले 2-3 साल से तो एवरी ईयर वन ऑफ माय पेंटिंग इज देयर इन द नेशनल एग्जीबिशन। ओके, तो वो इसीलिए, और लोग बहुत कहते हैं आप क्यों पार्टिसिपेट करते हो, मैं कहते हैं यार ऐसा है ना, एक एक दफा सोचा चलो पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके लिए थोड़ा एक बनता है, काम करेंगे काम करेंगे, तो हम भेज देते हैं, अगर लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, वापस ले आएंगे। तो पिछले 2-3 साल से रेगुलर पार्टिसिपेट वो हो रहा है। अब इस साल से सोच लिया है कि नेशनल में अभी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, क्योंकि अब एज का भी है और जाना आना थोड़ा मुश्किल हो गया है। बाकी बहुत सालों तक नेशनल एग्जीबिशन में और आईफेक्स की एग्जीबिशन होती थी, एनुअल एग्जीबिशन, उसमें, और साहित्य कला का दिल्ली में काफी उन दिनों होता था। साहित्य कला की ये 3 एग्जीबिशन हर साल रेगुलरली, पेंटिंग लगेगी नहीं लगेगी इससे कोई मतलब नहीं, कौन जज होगा वेदर ही इज गोइंग टू बी माय फ्रेंड और नॉट, आई वोंट आस्क एनीबॉडी कि हु इज गोइंग टू बी जज। वो पेंटिंग लग जाती थी तो भी ठीक है, नहीं लगती थी तो पेंटिंग वापस ले आते थे। तो इस तरीके से काफी सालों तक अपने आप को, और बीच बीच में हमारा एक ग्रुप है जिसमें प्रेम सिंह, माई सेल्फ और जीवन अदालजा, हम लोगों ने तीनों ने मिलके काफी जगह शो किए। हमने बॉम्बे में शो किया, आपके चंडीगढ़ में कई बार शो किया, दिल्ली में हम लोगों ने शो किए। तो ओके। इस तरीके से हम अपने शो भी करते रहते थे, उसी बीच में कभी कभी वन मैन शो भी किए। आप सब तो फिर प्रांजल आज के कैंप पे भी आए थे ना? हाँ, वो तो प्रेम सिंह ने कहा कि भाई कैंप है जाओगे, मैंने कहा हाँ, चले जाएंगे। तो आपका कैंप तो बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया था, और काफी आर्टिस्ट भी थे और काफी फ्रीडम से काम किया। ये एक मजा था कि आप लोगों ने हम लोगों को कैनवस वगैरह दे दिया और छोड़ दिया कि आप काम करिए, जो मर्जी करिए, कुछ वो नहीं है। हाँ, मैंने काफी और सोचा। आप बीइंग द होस्ट, आप लोग बहुत ध्यान रखते थे खाने वाने का, और ये वो सब, रहने का भी सुविधा बहुत अच्छी थी। सो और, नाइस टू हियर सर। और और शाम को घूमने के लिए, और आप लोगों ने वहाँ हमें अच्छी जगह घुमाया भी, वहाँ सिटी के अंदर भी। हाँ, तो इस तरीके कैंप वाज क्वाइट अच्छा लगा था, दैट वाज वेरी गुड कैंप। और उसमें वो जो मेरा काम था ना, उसमें एक ब्रेक थ्रू था। ब्रेक थ्रू क्या था कि उसमें मैंने उससे पहले ज्यादातर मैंने मास्किंग टेप का इस्तेमाल नहीं किया था। तो इस बार मैंने वहां सोचा कि अगर मैं मास्किंग टेप लगाऊं तो मैं अपने लाइंस को ज्यादा कंट्रोल कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ। तो मास्किंग टेप लगा के वो काम किया था। तो वो उससे फिर मास्किंग टेप का आगे, वो एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक चीज के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे उसको फॉलो करना और उसको आगे अलग जो चीजें जो है वो हेल्प करती रही हैं। हम्म, और और सर जैसे काफी लंबी, अब बोल रहे मास्किंग टेप का आपने उस टाइम फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था, उससे पहले आप फ्री हैंड लाइंस करते थे? नहीं नहीं, लाइंस तो वो कभी फ्री हैंड नहीं किए हैं। ओके, लाइंस आर ऑलवेज डन विद स्केल, स्केल, ओके विद ओके। स्केल, ऑल विद स्केल। और उसके लिए जब ये अब तो बहुत तरह के पेन आते हैं, तो और जो मैंने कैनवस पे काम किए हैं ज्यादा, वो मैंने एक अलग तरह का आता है बो पेन। ओके, बो पेन के अंदर ना आप एक्रिलिक को डालना पड़ता है थोड़ा सा बना के, एवरी टाइम यू हैव टू मेक ए न्यू कलर, फ्रेश कलर एंड पुट इट। तो वो उसमें बहुत जल्दी सूख जाता है, और लाइन भी कंसिस्टेंट लाने के लिए काफी प्रैक्टिस, काफी मतलब मेहनत करनी पड़ती है।
हाँ. तो कैनवस के ऊपर जितना काम एक्रिलिक का किया है वो स्केल से है, हाथ से नहीं। हाथ से एक दो पेंटिंग बनाई है जिसमें मैंने सोचा कि बिना स्केल के काम करूंगा, वो दो एक रखी हैं, हाँ. बट दे आर वेरी डिफरेंट देन दोज पेंटिंग, दे Okay. आर ऑल टुगेदर। ओके ओके. और जब मतलब आप सो आपने जब चेंज कैसा था, आपने जब जॉब छोड़ी और फिर फुल टाइम आप आर्टिस्ट बन गए, उस टाइम आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया, और ये कब, लाइक अराउंड व्हाट ईयर ये हुआ, लाइक अब आपको? ये 95 के एंड में मैं रिटायर हुआ था, ओके ओके दिसंबर 95 में मैं रिटायर हुआ था। ओके. उसके बाद पहले तो सबसे पहले गढ़ी स्टूडियो में मुझे स्टूडियो मिला था, तो वहां जाके काम शुरू किया था, पर वो जगह हमारे यहाँ से बहुत दूर है, जाने आने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था, आने में भी 1.5 घंटा लगता था। हाँ. फिर दूसरा ये हो गया कि एक एक करके बच्चे यहाँ से जाने लगे। पहले बेटी चली गई तो उसका खाली हो गया, तो जगह खाली हो गई तो घर में, और फिर हम पूरा जो है आई कैन वर्क एनीवेयर, आई कैन कीप माय थिंग्स एनीवेयर, और पूरा घर स्टूडियो की तरह इस्तेमाल होता है। ओह नाइस. तो तब से आप फिर घर को ही आपने स्टूडियो बनाना चालू कर दिया और रेगुलरली? हाँ, रेगुलरली एक कमरा रखा हुआ है जिसमें सब मैं अपनी पेंटिंग तो खैर दूसरे कमरों में भी है रखी है, और जहाँ बैठ के मैं रेगुलरली काम करता हूँ। और मैं ईजल पे काम नहीं करता, मेरा काम करने का तरीका जो है ना, टेबल के ऊपर फ्लैट रख के उसी के ऊपर काम करता हूँ। हाँ, जैसे पीछे आपके सेटअप बना जो टेबल पड़ा है ना, हाँ. ये आप देख रहे हैं, इसी टेबल पे बैठ के मैं ओके. तो अब मतलब ईजल वगैरह का उसमें नहीं है। आपके पास अभी कुछ काम, लाइक वर्क है अभी? आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, हम आपका थोड़ा सा देख सकते हैं, और शुड आई शेयर स्क्रीन? आप जो काम नया किया हुआ वो देखना चाहते हैं या पुराने काम देखना चाहती हैं? आई थिंक अभी पुराने की जर्नी की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग का ही आप थोड़ा सा काम देख. स्टार्टिंग से मैं दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग से आपको। ये काफी पहले का काम है, ये काफी पहले का काम है, और इसमें वो जो मैंने आपको कहा कि स्ट्रेट लाइन से मैं काम करता था, तो ये स्ट्रेट का लाइन में वही जो है ना, स्ट्रेट लाइन के अंदर जो डेप्थ देना है, लाइट एंड शेड का इम्प्रेशन है, वो लाइनों के द्वारा इस तरीके से मैं क्रिएट करता था, और अभी भी वैसे ही करता हूँ। और ये सर्कुलर फॉर्म जो दिखाई दे रही है, ये सर्कल इज नॉट ड्रॉन, सर्कल इज अचीव्ड बाय द स्ट्रेट लाइन ओनली, द एंड पॉइंट इज मीटिंग एट द सर्कल। तो इस तरीके से एक बिल्कुल अलग तरह से एक फॉर्म जो है, विच इज टोटली एब्स्ट्रैक्ट बट बेस्ड ऑन लिटिल ज्योमेट्रिकल फॉर्म, आप इसको कह सकते हैं, वो मैंने स्टार्ट की। ये बहुत स्टार्टिंग का काम है। हमें दिख नहीं रहे, आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? यस सर. इज इट शोइंग? ओके, हाँ, रिकॉर्डिंग yes. हो गया है, हो गया। ओके. सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अभी जो आप ये पहले सबसे पहले पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें मैंने जो आपको शुरू में कहा था कि मैंने जो लाइनों का शुरू किया था, उसमें यही था कि मैंने देखना चाहता था कि जब एक लाइन दूसरी लाइन के पास में रखी जाती है और उनके डिस्टेंस को कम या ज़्यादा किया जाता है, तो किस तरीके से हम लाइट एंड शेड क्रिएट कर सकते हैं। और लाइन वैसे तो अपने में नेचर में तो लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, हम लोग ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और लाइन जो है वो अपने में इनसिग्निफिकेंस है, पर जब वो लाइन दूसरी लाइनों के साथ प्लेस की जाती है और वो अपनी प्लेसमेंट के द्वारा जो है वो फिर अपना बताती है कि मैंने जो है ये क्या इफेक्ट क्रिएट किया है। और इन सब में एक चीज और है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर डिपेंड करती है। लाइन एक तरफ से चलेगी और अपना
दूसरी तरह से इधर उधर घूमती हुई अपना काम करती हुई, जैसे एक एक्टर जो है स्टेज पे आया है, वो कुछ पार्ट प्ले कर रहा है और प्ले करके अपना पार्ट खत्म करके चला जाता है, ऐसे ही ये मेरी लाइनें जो हैं अलग अलग अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, पिक्चर एरिया में एंटर कर रही हैं और दूसरी तरफ किसी तरफ से निकलती जा रही है। ये थोड़ा ऐसे लग रहा है, इस तरीके से लाइनों का एक खेल जो है, एक तमाशा जो है, वो मैंने क्रिएट करना शुरू किया। नेक्स्ट प्लीज। तो सर ये आपने मतलब ये दिस इज योर वन ऑफ योर अर्लीस्ट आर्ट वर्क्स, ये बहुत पुरानी पेंटिंग है आपकी? ये काफी पुरानी है, ये जब काम शुरू किया था लगभग उसी दौरान की है। अच्छा। एग्जैक्टली वो पहले वाली पेंटिंग तो नहीं है, पर उसी दौरान की पेंटिंग, जब ये मैं ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस में काम की शुरुआत की थी, उस समय का ये काम है। ओके सर, सो दिस आल्सो। अब ये देखिए, ये लाइन वैसे कितना सिंपल है, आपको ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के बीच में एक और ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के बीच में एक और ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल्स और एक लाइन के साथ दूसरी लाइन, वो लाइनें जो है ना आपस में, आप ये नहीं अब सोच पाएंगे कि ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ कहाँ घूमती हुई कहाँ से निकल गई है। तो इस तरीके से अजीब सा एक माहौल, एक अजीब सा हैपनिंग जैसा क्रिएट करने का मेरा प्रयास था। ये भी पेंटिंग रहने दीजिए, नेक्स्ट वाली जो थी, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं। अब ये देखिए, इसमें इस पेंटिंग के अंदर आपको कितनी डेप्थ दिखाई देती है, जैसे हम पेंटिंग के अंदर डेप्थ क्रिएट करते हैं, इसके अंदर भी डेप्थ जो है वो लाइनों के द्वारा ही क्रिएट की गई है। वो लाइनें जो है पेंटिंग के अंदर डेप्थ क्रिएट कर रही हैं और अलग अलग अपने फॉर्म दे रही हैं। मैंने एक बार एक स्टेटमेंट में कहा था कि मैं जब पेंटिंग करता हूँ तो ड्राइंग बनाते बनाते एक ऐसी स्टेज अपने आप आ जाती है जबकि पेंटिंग कहती है कि अब मेरे अंदर इतनी कोई शक्ति नहीं है, मैं एक लाइन भी और अपने अंदर नहीं ले सकती। दैट इज ऑलमोस्ट लाइक ए सैचुरेशन पॉइंट। जैसे हम एक पानी के गिलास के अंदर चीनी हिलाते हैं, हिलाते जाइए चीनी, तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि जब उसके अंदर और चीनी मिक्स नहीं हो सकती है। ऐसे ही मेरी पेंटिंग का एक सैचुरेशन पॉइंट अपने आप अचीव होता है, मैं उसको कॉन्शियसली नहीं बिल्डअप करता। करते करते वो पेंटिंग खुद ही कहती है कि नाउ आई कैन नॉट होल्ड एनी मोर लाइन इन माय एनी एरिया। नेक्स्ट प्लीज। Nice, sir. This is really nice. It looks like a whole, like it's a science. So much work it seems like there is in these paintings. नो, दिस इज ऑलटुगेदर डिफरेंट। उसमें आप डेप्थ देख रहे थे, एक अलग अलग तरीके से क्रिएट की गई थी। यहाँ पर भी एक्चुअली ये सारी पेंटिंग ना, इनको स्पेस का भी, और मेरी पेंटिंग का किसी का कोई टाइटल नहीं है। वैसे देने को तो मैं कोई भी टाइटल दे दूं, जमीन के ऊपर दौड़ते हुए ये समथिंग लाइक दिस, पर मेरी पेंटिंग का हमेशा उनका टाइटल रहता है। जैसे ये स्पेस डी है, इसका टाइटल स्पेस डी का मतलब ये है कि स्पेस ए बी सी डी ई एफ ऐसे टाइटल देता था। और ये पेंटिंग है 2011 की। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने काम शुरू में इसी तरीके से काम करता था और अपने पेंटिंग, किसी पेंटिंग को टाइटल नहीं देता हूँ। टाइटल इज देयर ओनली टू आइडेंटिफाई द पेंटिंग। फॉर दैट आई विल से इट इज स्पेस ए बी सी डी। देते देते फिर मैंने रिफ्लेक्शन सीरीज में रिफ्लेक्शन ए बी सी डी देना शुरू किया, फिर इनर स्पेस करके देने शुरू किए, इनर स्पेस 1 2 3 4। तो इस तरीके से कोई कोई आइडिया लेके उसके अंदर फिर उसी को पर नंबर देते हुए, ताकि नंबर देने से ये होता है कि पता लग जाता है कि ये पेंटिंग का टाइटल ये है। अगर आपने कहीं उसको भेजना है या उसके साथ कोई कम्युनिकेशन करना है तो पेंटिंग का टाइटल इज जस्ट लाइक ए गिविंग ए नेम टू इट व्हिच हैज नथिंग टू डू विद द पेंटिंग एज सच। नेक्स्ट। इस पेंटिंग में मैंने कोशिश की कि अगर मैं वाटर कलर भी करूं और साथ में कलर करूं और पेंटिंग के साथ कैसा संबंध लाइनों का होगा। अब मुझे ये याद नहीं है कि मैंने वाटर कलर पहले किया था या
ड्राइंग पहले की थी। हो सकता है कुछ एरिया में पहले पेंट किया हो फिर कलर दिया हो, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से ये पेंटिंग इमर्ज हुई है। नेक्स्ट प्लीज। Really nice, sir. अब ये देखिए, अब इसमें दिस इज, जितने भी मेरी पेंटिंग है उनमें एक वेनिशिंग पॉइंट होता है। आप लोग जानते हैं कि वेनिशिंग पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर ऑल द लाइंस आर गोइंग। तो ये वेनिशिंग पॉइंट का बहुत खूबसूरत उदाहरण है कि कैसे सारी लाइनें जो है, सारे जो पॉइंट्स हैं वो वहाँ ही जाके मिल रहे हैं। वो वेनिशिंग पॉइंट एक इधर भी है तो एक वेनिशिंग पॉइंट इधर भी है। इस तरीके से एक पेंटिंग के अंदर आप कई वेनिशिंग पॉइंट एस्टेब्लिश हो जाते हैं। धीरे धीरे काम करते करते अपने आप की पेंटिंग डिमांड करती है कि आप यहाँ इधर वेनिशिंग पॉइंट ले जाइए ताकि लाइनों का मूवमेंट ऐसे जाएगा, अगर इधर वेनिशिंग पॉइंट ले जाएंगे तो लाइनों का मूवमेंट ऐसे जाएगा। इस तरीके से ये जो है जादू है वो मैं करता रहता हूँ। नेक्स्ट वीक। So, sir, the medium that you've used here is like ये मीडियम जो है ये कैनवस के ऊपर है ये पेंटिंग। और पहले वाली जो 2 3 4 पेंटिंग मैंने दिखाई थी वो पेपर के ऊपर थी। अब ये कैनवस के ऊपर है और ये एक्रिलिक कलर से की गई है। acrylic से, okay. ज्यादा पेंटिंग जो है मेरी कैनवस के ऊपर एक्रिलिक कलर से ही है। ऑयल में 2 4 काम किए हुए हैं। ये भी कैनवस के ऊपर ही है। Okay. I feel so inspired after seeing these paintings. Yeah, they, आप इसमें देखिए, इस पेंटिंग के अंदर ना मैं चाहता था कि शेडो क्रिएट किए जाएं। तो लाइनों का शेडो तो क्रिएट करना, पर उनकी फॉर्म का शेडो जो है आप देख सकते हैं कि ग्राउंड के ऊपर शेडो पड़ रहा है और लाइनें जो हैं वो जमीन से, धरातल से उठी हुई आगे मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो सर आपने जब सिविल किया था पटियाला में, उससे भी इन्फ्लुएंस है क्या ये? क्योंकि मेरे को बहुत आर्किटेक्चरल फील भी आ रही है। हाँ, इसमें आर्किटेक्चरल फील इसलिए आ रही है कि वो जो भी आपका जिंदगी के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो तो कहीं इधर जाते नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। तो उन दिनों जब बिल्डिंग्स के हम प्लान बनाते थे, एलिवेशन बनाते थे, साइड और वो सब बनाते थे, वो अभी तक भी माइंड के अंदर है। ये एक बहुत अच्छा, जैसे बर्ड आई व्यू है, एक पूरी जगह है कहीं की, उसका एक बर्ड आई व्यू आप ऊपर से देख रहे हैं और नीचे, बहुत नीचे तक वो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये एक काफी इंटरेस्टिंग काम है। वो लाइनों के करने के बाद ये एक तरह का प्रिंट है, प्रिंट जिसे सीरीग्राफ प्रिंट कहते हैं, पेपर के ऊपर किया था। और ये जगह जो थी ना खाली लग रही थी, तो मैंने सोचा इनको कैसे अब मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने एक अपनी वाइफ की बिंदी लेके एक ट्राई किया कि हाँ ऐसा अगर गोल फॉर्म लगाएं तो कैसा लगेगा। तो फिर एक अलग अलग साइज की बिंदी इकट्ठी की और उनको फिर इस तरीके से प्ले करके ये पेंटिंग को क्रिएट किया। नाइस। सो ये आपके पहले, ये एक्चुअली बिंदीज हैं जो आप लेडीज यूज करती है ना, हाँ, तो वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये आपने प्रिंट किया फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं क्या? नहीं, ये प्रिंट जो है ना, ये नीचे का जो पोर्शन है, जो लाइनेज हैं, ये एक मैंने 3 4 प्रिंट किए थे सीरीग्राफ में। और सीरीग्राफ के वो 4 प्रिंट जो है वो उसके कई एडिशन निकाले थे। तो एक बड़े पेपर पे स्क्रीन को एक की बजाय 2 बार प्रिंट किया था, एक इस डायरेक्शन से, एक इस डायरेक्शन से। और पहले से सोच रखा था कि एक बड़ा पेंटिंग जो है उसको मैं उसको आगे कैसे बढ़ाऊंगा। तो ये इस तरीके से उसको मैंने उसके साथ प्ले किया। ओके। ये काफी बड़ा पेंटिंग है, जैसे आप साइज में देख सकते हैं, तकरीबन 5 बाई 4 का पेंटिंग है। और इसमें ये जितने आप वाइट एरियाज देख रहे हैं ये सब मास्किंग टेप है। मास्किंग टेप को वाइट कैनवस के ऊपर लगाया गया है और उसके बाद एक पर्टिकुलर कलर को पहले लगाया, जैसे सबसे पहले लाइट कलर ये लगाया होगा शायद, फिर वाइट का तो मास्किंग टेप वहीं रहने दिया, फिर इसके चारों तरफ, इसके अंदर की तरफ टेप लगाया,
फिर बाहर की तरफ कुछ कलर लगाए। इस तरीके से ये पूरा पेंटिंग जो था, जैसे कि हम एचिंग करते हैं तो उसके अंदर प्रिंट लेने से पहले पता नहीं होता कि प्रिंट कैसे आएगा। तो ये पूरा पेंटिंग जो था काफी बड़ा पेंटिंग है, ये मास्किंग टेप से भर गया था। केवल थोड़ा एरिया, ब्लैक के एरिया जो है लास्ट में लगाए थे वो दिखाई दे रहे थे, और बाकी सारी एरियाज में मास्किंग टेप लग रहा था। तो बड़ा लग रहा था कि आप क्या मास्किंग टेप हटाएं या पेंटिंग ऐसे ही रहने दें। एक फ्रेंड आया, उसने कहा कि ये आपका ये मास्किंग टेप से लगा हुआ पेंटिंग ना बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट जो है वो टेक्सचर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, टेक्सचर क्वालिटीज को लाना चाहते हैं। तो कई दिन तक तो 2-3 दिन तक तो मैं सोचता रहा कि सच में टेप रहने दूं। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि ये पेंटिंग क्या मेरा है या मेरे दोस्त का है। तो मैंने कहा पेंटिंग मेरा है, मुझे जैसे देखना है मैं वैसे ही रखूंगा। तो मैंने सारे टेप जो है ना उसके हटा दिए। पता नहीं, शायद वो पेंटिंग अपनी तरह का एक अलग पेंटिंग तो जरूर था, पर मुझे नहीं चाहिए था। अब मेरे जैसे बहुत सारे लोग जब पेंट लगाते हैं तो उसके अंदर टेक्सचरल क्वालिटीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरे अगर टेक्सचर आते भी हैं तो मैं उनको फिर दोबारा से उस एरिया को पेंट करके फ्लैट एरिया लाना चाहता हूँ। तो मेरी टेंडेंसीज जो है थोड़ी अलग से हैं, और उसी को मैं मेंटेन करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो सर जो आपने प्रांजल आर्ट्स की भी जो बनाई है वो बहुत सिमिलर है ना, ऐसे उसमें ही थी? हाँ, उसमें भी इसी तरह मास्किंग टेप के साथ ना, मैंने जैसे आपको बताया कि वो उसके अंदर वो काम किया हुआ है। ये भी एक मास्किंग टेप का ही सीरीज है। अब इसमें मास्किंग टेप के साथ ही किया हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे कि लाइंस भी हैं और कलर भी है, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का डिवीजन भी है। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के जो डिवीजन है ना, ये जो है ये डिपेंड करते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। जैसे दे आर नॉट डन ऑफ हैंड, ये दे आर ऑल प्रोपोर्शनेटली मैथमेटिकली। जैसे अगर ये 2 होगा तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा। इस तरीके से उसको एक लैंग्वेज देने के लिए, मैथमेटिकल लैंग्वेज देने के लिए ये डिविजन्स किए जा करता हूँ, ताकि उनके अंदर एक अपना वजूद जो है, मैथमेटिकल वजूद मिल सके। तो आपने अब इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और अब मैथ्स भी डाल दिया आर्ट में? हाँ, इसमें मैथ भी डाल दिया है। अब इसमें वेनिशिंग पॉइंट है, यहाँ पर है कहीं, ये देखिए ये लाइनें वेनिशिंग यहाँ से हो रही हैं, मिडिल से। अभी मेरा आपको यहाँ से इसका वेनिशिंग पॉइंट यहाँ कहीं है। और फिर इसका इस तरीके से अलग अलग तरीके से उसको करते रहते हैं। ये पेंटिंग एक्चुअली ऑयल में है, और ये ऑयल में किया था। ऑयल में करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक एक कलर सूख नहीं जाता दूसरा कलर आप लगा नहीं सकते। पर इसका पेंटिंग के अंदर डेप्थ बहुत अच्छा आया है, डेप्थ हैज कम आउट वेरी वेल। और इसमें फिर भी जो कलर्स हैं वो भी फ्लैट कलर ही इस्तेमाल किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सारे शेड्स ऑफ ब्लू भी है। हाँ, ब्लू के ही शेड्स हैं ज्यादा। मेरे पेंटिंग में ब्लू काफी मैं यूज करता हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ब्लू। एवरीथिंग हैज ब्लू। ये एक बहुत बड़ा पेंटिंग है। इस पेंटिंग की एक अलग से डायरेक्शन है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये मैंने एक छोटा सा पेंटिंग था, लगभग होगा कोई 10 इंच बाई 12 इंच साइज का एक पेंटिंग बनाया था। और ड्राइंग्स ऐसे ही जैसे लाइनों में करता हूँ काम, ऐसे लाइंस में काम करके वो जब मैंने खत्म कर लिया तो मुझे लगा ये पेंटिंग तो कुछ बना नहीं, कुछ इसमें बात बनी नहीं है। मैंने उस पेंटिंग को ना अपने शोकेस के ग्लास के पीछे रख दिया, और मैं कई दिन तक जब वहां से गुजरता था तो मुझे लगता था यार ये पेंटिंग एकदम खराब है, इसको मैंने फाड़ के फेंक देना है। आई शुड नॉट कीप इट एट ऑल। और इस बीच में मैंने एक आर्टिस्ट के बारे में जाना कि उसने अपनी बहुत सारी पेंटिंग जो वो समझता था कि अप टू मार्क नहीं है, वो उसने डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो मैंने जब वो पढ़ा तो मुझे हिम्मत हुई, तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं ना इस पेंटिंग को अपनी को लेट मी डिस्ट्रॉय इट माई सेल्फ एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। जब मैं उसको फाड़ने लगा तो मुझे लगा कि ये मैं हर काम बहुत सिस्टमेटिक करता हूँ,
इसको फाड़ने का काम भी सिस्टमेटिक करना चाहिए। तो मैंने उसकी स्ट्रिप काट दी आधा आधा इंच की, आधा आधा इंच की स्ट्रिप काट के जब मैं फेंकने लगा तो मैंने सोचा चलो इससे ना थोड़ा प्ले करते हैं क्या निकलता है। तो आई स्टार्टेड प्लेइंग विद द स्ट्रिप, कोई स्ट्रिप ऊपर रखी, कोई नीचे रखी, कोई इधर रख दी, कोई उधर रख दी। तो देखा तो उससे ना एक अलग से फॉर्म इमर्ज होती चली गई। तो फिर मैंने उसको पेंटिंग को मैंने बकायदा बीच बीच में डिस्टेंस लेके पेस्ट किया और मुझे लगा कि इट हैज कम आउट वेरी वेल। तो ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, और उस पेंटिंग को मैंने नेशनल के लिए जो स्केच था उसको फोटोग्राफ किया और उसको मैंने नेशनल के लिए सबमिट कर दिया। और मुझे पता था कि अगर वो सिलेक्ट करेंगे तो यही पेंटिंग सिलेक्ट होने वाली है। तो इसीलिए मैंने जैसी ही पेंटिंग भेजा, मेरे पास उसी प्रोपोर्शनेट में बड़ा कैनवास रखा हुआ था। मैंने उसी कैनवास के ऊपर पहले से ही काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर सिलेक्शन नहीं भी होगा फिर भी मुझे एक बार ये करके देखना है कि अगर ये जो एक अलग इफेक्ट आया है, ये मैं अगर बड़ी पेंटिंग करता हूँ तो कैसा लगेगा। तो इस तरीके से ये काफी बड़ी पेंटिंग है। ये तकरीबन 5x6 या 5x4 की तकरीबन है पेंटिंग। 140 और 98 सेंटीमीटर्स लिखा है इस पे। तो तकरीबन 5x4 का पेंटिंग होगा, तकरीबन ऐसे ही साइज होगा। तो ये नेशनल में एग्जिबिट हुआ था और इतना एक्यूरेटली उसको मैंने फॉलो किया था कि अगर आप फोटोग्राफ करोगे तो आप पहचान नहीं सकते कि ये उसी पेंटिंग का फोटोग्राफ है या नहीं है। तो काफी मेटिकुलसली उसको फॉलो किया, पर जो डिस्टेंसेस से वो नहीं मेंटेन किए। और ये जो बीच बीच में पॉइंट्स हैं, ये भी वो तो थोड़ा छोटा सा स्केच था, दिस हैज बिकम क्वाइट लार्ज। पर काम करने में बहुत मजा आया। पर इससे एक काम हुआ कि उसके बाद से मैंने इस सीरीज में, ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन सीरीज को मैं बहुत काम किए, many work I did. Then my problem was that I have to paint this particular area. Next, हाँ दिखा दीजिए next। हाँ ये देखिए, सब उसी सीरीज, उसी के इफेक्ट से ये सीरीज आगे इमर्ज हुई है। दिस इज ऑफ कोर्स ए डिफरेंट सीरीज। हाँ, तो ये वाला जो आपने इसकी स्टोरी बताई, ये आपने जब कोलाज किया, आपने स्ट्रिप्स कट? ये कोलाज नहीं किया है, ये कोलाज नहीं, ये कैनवस के ऊपर वैसे ही लाइंस ड्रॉ की हुई है, वैसे ही एक्रिलिक कलर से काम किया हुआ है। अच्छा, वो दैट वाज जस्ट एन इंस्पिरेशन, आपको इंस्पिरेशन आई थी वैसा करने के, मगर एक्चुअली फिर आपने वैसा किया? हाँ, एक्चुअली दैट बिकेम ऑलमोस्ट लाइक ए काइंड ऑफ इंस्पिरेशन टू मी। और उसके बाद इस सीरीज में बहुत काम किया। आई बिकेम वेरी फैसिनेटेड बाय दिस वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके, और फिर बीच बीच में काम करता रहता था, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तो वो जो कंटिन्यूटी लाइंस की थी ना, जो पहले वाले आपने 4-5 काम देखे, और एक लाइन के साथ दूसरी लाइन का, वो जो मैं करता था, जैसे इसमें लाइंस के लाइन, वो मैंने खत्म कर दिया। तो आई बिकेम लिटिल मोर फ्री फ्रॉम द लाइंस। लाइन से हटके फिर थोड़ा एक अलग तरह से प्रभाव लाने का मेरा कोशिश होने लगी। नेक्स्ट, अब इसमें सर्कुलर फॉर्म और लाइंस के बीच में इस तरीके से कुछ अलग तरह से किया। ये बिल्कुल एक अलग तरह की पेंटिंग है। दिस वाज ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर बीच में वर्टिकल लाइंस हैं। दिस वाज ए स्मॉल वर्क, अबाउट 2 फीट बाय 2 फीट का काम है। अब इसका देखिए टाइटल क्यू है, तो ये मैंने एक स्पेस शुरू की थी, स्पेस A to Z। तो ये मैंने फिर सिद्धरानी में, एक बड़ी गैलरी है दिल्ली में, सिद्धरानी गैलरी प्राइवेट है, उसमें मैंने ये शो किया था। तो A to Z सीरीज, तो सारी पेंटिंग स्पेस A, स्पेस B, स्पेस G, तो ये सब किया था। पर एक पेंटिंग दूसरी पेंटिंग से मिलती नहीं थी, दे वर ऑल डिफरेंट। उसमें से कुछ काम अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं। और उस सीरीज के बाद आई हैव डन मेनी अदर काइंड ऑफ थिंग्स।
तो इसमें आपने लाइंस की है हाँ, मतलब वो लाइंस नहीं है, जैसे वो लाइनों का आपने देखा, ये those lines are not there, but material- horizontal lines are there. All horizontal lines are there. उसी हाँ, के बीच बीच में कलर किया हुआ है। तो आपने मटेरियल इसमें कुछ और यूज किया है? नहीं, फिर वही एक्रिलिक है। wow, but so much shading, so much of detail. हाँ, so much of detail. Wow, nice. एक्चुअली वो पेंटिंग जो था, जो जिन्होंने मेरी एग्जीबिशन ओपन की थी, हाँ, उनको बहुत पसंद आई थी, एंड ही एक्वायर्ड दैट पर्टिकुलर पेंटिंग। oh nice. ये काम अभी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है। अब इसमें देख सकते हैं वो लाइनों का कंटिन्यूटी भी है, Hmm. और उसके अंदर फिर और तरह के लाइंस हैं, फिर एक वेनिशिंग पॉइंट भी है, इस तरीके से वेरी डिफरेंट है। अब दिस इज अनदर डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। Hmm. इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिवीजन तो है, पर वो डिवीजन जो है उतना स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड नहीं है। देन आई हैव टेकन द लिबर्टी टू गो टू डिफरेंट एरियाज एंड ऑल दैट। Nice. Even this. This is also an interesting work. This was also shown in one of the national exhibition. In Pune it was shown there. ये अभी एक नया काम है, ये अभी आर्ट हेरिटेज गैलरी में दिखाया था। ये अभी ये जो आप काम देख रहे हैं, ये 2x2 का है, छोटे साइज के काम है 2x2 के। दिस इज ऑल्सो 2x2। Okay. इसमें इन पेंटिंग्स के अंदर जो है ना, लाइंस जो है, दो लाइंस के बीच में कलर भरने का, जिसको स्ट्रिप्स कहते हैं, दीज आर एक्चुअली पेंटेड स्ट्रिप्स इंस्टेड ऑफ लाइंस। तो ये एक अलग से फॉर्मेशन का ये मैंने एक सीरीज बनाई है, तकरीबन इसमें 20-25 काम किए हैं मैंने। और इसका एक मैंने अभी रिसेंटली माई स्पेस करके एक स्लाइड शो बनाया था, जो मैंने अपने दोस्तों को भेजा था। Okay. और सर अभी मैंने देखा कि मतलब अभी ये दो में जैसे लाइन से करते करते आपका अब अलग शेप्स भी आ रहे हैं। ये सर्कल पहले नहीं था जैसे। हाँ, सर्कल नहीं थे, अब सर्कल हैज बीन ड्रॉन, Yeah. circle within circle. There have been lot of changes